नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम गोरखा शासन से संबंधित एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम गोरखा सेना, गोरखों की कर नीति व गोरखों का समाज, धर्म एवं संस्कृति कैसी थी समझेंगे। दोस्तों, गोरखा शासन की हमने 3 पार्ट अपलोड किए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं, तभी आप लोगों को गोरखा शासन अच्छे से समझ आ जाएगा। वहीं दोस्तों, हमने यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ शुरू की है, जिसके हमने 12 से 13 पार्ट चैनल पर अपलोड किए हैं। आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफ़िला खुद बन जाएगा, देखकर तुझको काफ़िला खुद बन जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गोरखा सेना, गोरखों की कर नीति, गोरखों का समाज, धर्म एवं संस्कृति। दोस्तों, इससे पहले हमने गोरखा प्रशासन व गोरखा न्याय व्यवस्था को पढ़ा था कि कैसे गोरखों ने उत्तराखंड की जनता पर अत्याचार किए और अव्यवस्थित तरीके से न्याय प्रणाली बनाई गई थी, जिससे जनता का उत्पीड़न बढ़ता गया और कुमाऊं की जनता पलायन करने को मजबूर हो गई थी, क्योंकि गोरखों ने कर को इतना बढ़ा दिया था कि जनता कर चुकाने में असमर्थ थी, और जो कर नहीं दे पाते थे उनको दास बनाकर रोहिलखंड बरेली के बाज़ारों में बेचा जाता था। वहीं चंदों के समय में कराधान के कारण प्रजा को कभी दास नहीं बनना पड़ा, जबकि गोरखा शासन में समय पर राज्य कर न चुका पाने अथवा छोटे अपराधों पर भी पकड़े जाने पर प्रजा दास बनाकर कौड़ियों के भाव बेची गई थी। गोरखा कर नीति के कारण कुमाऊं गढ़वाल की जनता बहुत क्षुब्ध हो चुकी थी। उसी दौरान जोशीमठ के गुरखिया ओबरा नामक स्थान पर एक घटना घटती है। जोशीमठ चमोली के समीप बड़गांव में मतकोट के स्थानीय प्रमुख ने अपने आदमियों की सहायता से गोरखा आक्रमणकारी एक दल से भीषण प्रतिरोध किया था और उन्हें चतुराई से एक काल कोठरी में बंद कर बंद कर डाला था। इस भवन के ऊपरी मंजिल के कपाटों पर गोलियों के चिन्ह आज भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। और वहीं बड़कोट उत्तरकाशी में भी एक गुरखिया ओबरा नामक काल कोठरी थी, जिस पर भी गोलियों के चिन्ह थे। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच कहते हैं कि हमने 30 दिसंबर 2009 को बड़कोट के गुरखिया ओबरा को देखा था, जिसके कपाटों पर गोलियों के चिन्ह थे। गढ़वालियों ने गोरखों का क्रूरतापूर्वक प्रतिशोध लिया था, यद्यपि यह गोरखों की अपेक्षा नगण्य था, क्योंकि गोरखा सेना काफ़ी शक्तिशाली थी। अंग्रेज गोरखा युद्ध से पहले बहादुर गढ़वाली भी कुछ किले खाली करवा चुके थे। गढ़वाल पर कुछ समय तक गोरखों का कब्जा रहा था, पर गढ़वाली निरंतर उन्हें निकालने की कोशिश करते रहे, जिसमें लोहबा का किला गढ़वाली पहले ही गोरखों से खाली करवा चुके थे। वहीं इतिहासकार एटकिंसन ने लिखा था कि कुमाऊनियों ने गोरखों का विरोध कभी नहीं किया था, और कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे भी कहते हैं कि कुमाऊनियों ने गोरखियाली राज के विरोध राजद्रोह नहीं किया था। तो दोनों इतिहासकारों ने एक ही बात कही थी। वहीं गढ़वाली गोरखों का निरंतर विरोध करते रहे। गोरखों का अन्यायपूर्ण राज गढ़वाल व कुमाऊं में गोरखियाली कहा जाता है। गोरखों के अन्याय से लोग उनकी सहायता करना छोड़ दिए थे और अंग्रेज़ों की सहायता करना प्रारंभ कर दिए थे। एकमात्र वजह हो सकती है जिससे गोरखों की प्रशंसा की जा सकती है, और वह थी हिंदू धार्मिक कृतियों के प्रति गोरखों की रुचि बहुत अच्छी थी। उन्होंने प्राचीन देवालयों की परंपराएं स्थापित रखी व उनका जीर्णोद्धार किया। उन्हें प्रदत्त पूर्वकालीन अग्रहार ग्राम, जिसे गूंठ कहते थे, गूंठ मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि को गूंठ कहते थे, उनको यथावत रखा और नई अग्रहार भूमि भी दान में दी। गोरखों के शासनकाल में ही वरदाचार्य द्वारा राघवालय क्षेत्र का नवीनीकरण देवप्रयाग नवनाथ मंदिर में किया गया, तथा किसी के द्वारा कसमर्दिनी मंदिर श्रीनगर का जीर्णोद्धार किया गया।
सदावर्त की महत्वपूर्ण व्यवस्था गोरखा काल में ही प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, सदावर्त क्या होता था? सदावर्त वह होता था जिसे दीन दुखियों, गरीबों, ज़रूरतमंदों आदि के लिए दिया जाने वाला अन्न, भोजन, वस्त्र आदि को सदावर्त कहते थे। दोस्तों, गोरखा सेना को देख लेते हैं। गोरखा सेना इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने अपने राज्य में कई भूभाग मिला लिए थे। उन्होंने कई बड़े बड़े राज्यों को विजित कर लिया था। गोरखों की सेना के अदम्य साहस को देखकर अंग्रेज अफसर भी दंग रह जाते थे। गोरखों का राज्य सैनिक शासन पर आधारित था, जिसमें मीची नदी पूर्व से लेकर पश्चिम में, यहाँ पे काली होना चाहिए था, पश्चिम में काली नदी तक का भूभाग शामिल था। कांगड़ा तक के प्रदेश को गोरखों ने अपने राज्य में मिला लिया था। गोरखपुर स्थित बुटवल के प्रांत में गोरखा सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लगभग 200 गांव छीने थे, जिन पर गोरखों ने कब्जा कर लिया था, जो बाद में ब्रिटिश नेपाल युद्ध का तात्कालिक कारण बन चुका था। दोस्तों, गोरखा सेना में ब्राह्मण जाति से कोई नहीं होता था। वहीं गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार खुकरी होती थी और खुकरी बनाने का मुख्य केंद्र डोटी का गढ़ी नाम का नगर था। वहीं दोस्तों, गोरखों द्वारा प्रदत्त सनदों में कर्नल, मेजर, कैप्टन, सूबेदार, फौजदार, सरदार, काजी, हवलदार, सिपाही आदि पद मिलते थे, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों की ही नकल करी थी। जागरिया या जागचा गोरखा उनको कहते थे जो कार्यरत सैनिक होते थे, और वहीं ढाकरिया या ढाकचा उन्हें कहा जाता था जो 2 वर्ष के लिए सेवामुक्त सैनिक होते थे। वहीं कलुंगा की लड़ाई में गोरखा वीरों की बहादुरी व उनके अदम्य साहस को देखते हुए तथा उनके सही व्यक्तित्व की समालोचना करते हुए कलुंगा देहरादून की पहाड़ी में अंग्रेज़ों ने एक स्तंभ स्मृति की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गोरखों की कर नीति। किसी भी राजा अथवा शासक के लिए राजकोष भरना अत्यंत आवश्यक होता था। गोरखों ने अनेक तरह के कर लगाए थे, जो कि गोरखों की आय के प्रमुख साधन थे। दोस्तों, गोरखों से पूर्व चंद राजाओं ने भी अनेक प्रकार के कर लगाए थे। चंद राजाओं ने 36 रकम व 32 कलम वाले अनेक कर लगाए थे। चंद शासक लक्ष्मीचंद एक ऐसा राजा था जिसने कर को इतना बढ़ा दिया था कि कर के भय से लोगों ने घर के छतों में ही मिट्टी डालकर साग सब्जियां लगाना प्रारंभ कर दिया था। वैसे ही गोरखों ने कुछ कर पुराने रखे थे और कुछ कर नए लगाने शुरू कर दिए थे, जैसे जैसे उनको ज़रूरत थी। वहीं ब्राह्मणों पर कुसही नाम का कर लगाया गया था, जो कि 13 जूलिया 260 नाली के बराबर तक जमीन हथियाए हुए ब्राह्मणों पर 5 रुपया प्रति मवासा लगाया जाता था। 5 रुपया प्रति परिवार लगाया जाता था। वहीं गोरखों द्वारा लगाए गए कर में प्रमुख कर थे पुंगाड़ी कर। यह एक भूमि कर था। इससे सैनिकों का वेतन दिया जाता था। गोरखों को इससे लगभग 1.5 लाख रुपया सालाना की आय होती थी। नेक्स्ट, सलामी कर। यह एक प्रकार का नजराना कर था। टीका भेंट। यह शुभ अवसरों व शादी विवाहों के समय लिया जाता था। नेक्स्ट, तिमारी कर। फौजदार को 4 आना व सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे। सन 1811 में काजी बहादुर भंडारी व दशरथ खनवी ने इनकी दर तय कर दी थी। नेक्स्ट, पगड़ी या पगड़ी कर। यह जमीन व जायदाद के हस्तांतरण में जमीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक मुश्त देना पड़ता था, और यह एक राज्य का प्रमुख साधन हुआ करता राज्य कर का प्रमुख साधन हुआ करता था। मांगा कर। यह प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया कर के रूप में लिया जाता था। इसे युद्ध के समय भी तात्कालिक कर के रूप में वसूला जाता था। नेक्स्ट, सुवांगी दस्तूर। यह प्रत्येक बीसी भूमि पर 1 रुपया लिया जाता था। नेक्स्ट कर है मेजबानी दस्तूर। यह 2.5 आना होता था। सोनिया फागुन
कर उत्सवों पर खर्च। इसमें क्या होता था कि भैंसे व बकरे लाए जाते थे और गोरखा लोग सावन, दसाई, दशहरा के उत्सव पर, फागुन के उत्सव में भैंसों की बलि देते थे और उनके मांस को बड़े चाव से खाते थे। टान कर, इसे टान या कपड़ा कर भी कहा जाता है। इसे हिंदू और भूटिया बुनकरों से लिया जाता था। वहीं मिजारी कर शिल्पकर्मियों, जिन्हें कामी कहते थे, और जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था। नेक्स्ट, मरोकर, यह कर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। दोस्तों, आप लोग गोरखों की कर नीति को अच्छे से समझकर याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न बनते ही हैं। रहता कर, ग्राम छोड़कर भागे हुए लोगों पर यह कर लगता था। नेक्स्ट, बहता कर, छिपाई गई संपत्ति पर लगता था। वहीं घी कर दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाता था। मौकर, यह प्रति परिवार 2 रुपया था। इसे चंदों ने भी लगाया था। इसे घर ही पीछे ही कर कहते हैं। नेक्स्ट, अधनी दफ्तरी कर, यह कर राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? खस जमींदारों से लिया जाता था। नेक्स्ट है जानिया सूनिया, यह कर राज कर्मचारियों से लगान के बाबत पूछने पर यह कर पड़ता था। अगर तुम लगान के बारे में पूछोगे तो तुम्हें यह कर देना पड़ता था, जिसे जानिया सूनिया कहते थे। और इसके अलावा गोरखों ने और सारे कर भी लगाए थे, जो इस प्रकार हैं, जिनमें ऊपरी रकम, वक्ष्यात, बख्शिश, कल्याण धन, केरू, घररू, खुन्ना, अड़ी आदि कर लिए जाते थे। वहीं गोबर और फुचिया नाम के कर भी थे। हेड़ी और मेवाती भाबर में दोनिया नाम का कर पहाड़ी पशुचारों से वसूला जाता था। जो दोनिया नाम का कर था वो पहाड़ी पशुचारों से लिया जाता था। बाली कर सैनिकों द्वारा वसूल करते थे। वहीं काश्तकारों से कर ठेकाबंदी के आधार पर कर वसूला जाता था। दोस्तों, जो कर नहीं दे पाते थे उनको दास मंडियों में बेचा जाता था और कभी कभी जोहार, मुंशियारी और दारमा घाटी के शौकियों को बेचा जाता था, क्योंकि उनसे वो आलू, नमक, सुहागा, जिम्बू आदि भरने के काम आते थे। और वहीं सीमावर्ती भागों में आज भी शौकों के मध्य जो भी खस और नामगीर जाति रहते हैं, वे सब इसी तरह से वहाँ जाकर बसे हैं, क्योंकि उनको वहाँ खरीदा गया था। तो दोस्तों, ये था गोरखा कर नीति। और अब हम गोरखा समाज, धर्म एवं संस्कृति को देख लेते हैं। गोरखों का समाज, धर्म एवं संस्कृति। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि गोरखों की संस्कृति, धर्म उत्तराखंड की जनता से बिल्कुल अलग थी और कुमाऊं गढ़वाल की जनता गोरखों को अपनी नज़र में घटिया समझते थे, जिससे उन्होंने हिंदुओं को दमित करना शुरू कर दिया था। वहीं गोरखों का अपना एक पृथक समाज नहीं होता था। वे किसी जाति विशेष से न होकर पृथक नस्लों और जातियों के एक समूह थे। गोरखों की नस्ल में हिंदुओं और मंगोलों के नस्ल से संयुक्त मानी जाती है। वहीं इनमें प्रमुख जातियाँ हुआ करती थी राई, मगर, गुरुड़, लिंबू, सुनवार, पुन, सरकी, थापा, कणका आदि गोरखा समाज के अंग थे। गोरखे बौद्ध धर्म व हिंदू धर्म दोनों के ही अनुयायी थे और उनकी सनदों में दुर्गा की पूजा का उल्लेख मिलता है और दुर्गा को वो शक्ति की देवी मानते थे। गोरखों का प्रिय त्यौहार दशहरा है। वहीं चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार सूबेदार महावीर थापा ने 1796 ईस्वी में किया था और कुमाऊं में गोरखों ने अनेक मंदिरों को गूंठ में जमीन चढ़ाई थी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर आदि जगहों के तीर्थ यात्रियों के लिए उन्होंने सदावर्थ भी लगाया था। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि दीन दुखियों, गरीबों, ज़रूरतमंदों आदि के लिए दिया जाने वाला अन्न, भोजन, वस्त्र आदि को सदावर्थ कहते थे। और वहीं देहरादून के महंत हरिसेवक को सदावर्थ के लिए नियुक्त किया गया था। 1797 ईस्वी में रण बहादुर शाह की कनिष्ठ पत्नी श्रीमती कांतिवती देवी ने कुर्मांचल के सतोली परगना
के ग्रामों को केदारनाथ मंदिर के लिए सदावर्त हेतु दान किया था। और वहीं उसी समय 1797 ईस्वी में ही रण बहादुर शाह ने कटोली परगना के ग्रामों को बद्रीनाथ तीर्थयात्रियों के लिए सदावर्त चलाने हेतु अर्पित किए थे। दोस्तों, गोरखों की राजभाषा गोरखाली है, जिसमें खसखुरी भाषा प्रमुख थी। नेपाल का समूचा साहित्य नेवारी भाषा में है और गोरखाली भाषा आज भी नेपाल की राजभाषा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ बने रहें, खूब मेहनत कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।